हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंपटीशन काका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने भारत का भूगोल शुरू किया था और भारत के भूगोल में लगातार क्लासें आपको मिल रही थी। जहां से हमने समापन किया था पिछली क्लास को, आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने भारत के परिचय के बारे में चर्चाएं की तो हमने देखा कि भारत की मानक समय रेखा का मान कितना होता है, कर्क रेखा का मान कितना होता है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, इस टॉपिक पर भी चर्चा कर ली। और जो कल की अंतिम क्लास हुई थी उसमें हम भारत के विस्तार की चर्चा किए थे। भारत के विस्तार की जब चर्चा किए तो हमने कल आपको बताया भी था, जैसे विस्तार की जब चर्चा किए थे तो हमने आपको यहां बताया भी था कि विस्तार के बारे में बात किया जाए तो यहां से लेके यहां तक, मतलब कन्याकुमारी से लेके लद्दाख के बीच में जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट, ये देखो मैंने यहां पर लिखा भी था, 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक है, ये बताए थे। और हमने कहा पूरब से पश्चिम, ये वाला पूरब से पश्चिम विस्तार आप देखोगे तो कितना है, 68 अंश 7 मिनट। कितना है बेटा, 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से लेके यहां पर आओगे तो 97 अंश 25 मिनट, यही तो विस्तार बताए थे। हमने बताया कन्याकुमारी से लेके यहां तक बीच की दूरी की बात किया जाए तो यहां पर लिखी गई है 32-14, कितनी है बेटा, 32-14 किलोमीटर है। तो पूरब से पश्चिम की बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए, तो यह है 29-33 किलोमीटर है, ठीक है ना। देखो, उत्तर से दक्षिण की दूरी कहेगा तो 32-14 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम कहेगा तो 29-33 किलोमीटर है। विस्तार की बात किया जाए पूरब से पश्चिम तो पूरब से पश्चिम है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, लेकिन पूरब से पूरब क्या होगा, पूरब से पूरब। और उत्तर से दक्षिण कहेंगे तो 8 अंश 4 मिनट, ये कन्याकुमारी से चलता है, 8 अंश 4 मिनट से लेके कितना है, 37 अंश 6 मिनट, ठीक है ना। तो ये विस्तार की चर्चाएं हमने कर ली थी पिछली क्लास में। आगे बात करते हैं, तो ये हमने बढ़ा दिया है आपको। बात करते हैं भारत के आकार को लेके, तो भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, तो चतुर्थ कोणीय है। कैसा है, चतुर्थ कोणीय है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का आकार कैसा है, चतुर्थ कोणीय है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भारत द्वीप है, प्रायद्वीप है, खाड़ी है, क्या है, तो भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है और इसका आकार कैसा है, चतुर्थ कोणीय है। प्रायद्वीप का मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में, जिसके 3 ओर जल होता है उसी को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है जिसका आकार कैसा है, चतुर्थ कोणीय है। कैसा है, चतुर्थ कोणीय है। एक प्रश्न और याद रखना, भारत का क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसको ऐसे ही याद रखना, एग्जाम में जब भी लिख के आता तो इस तरह से आ जाता है, ऐसे आता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद रखना ज्यादा सही रहेगा। तो भारत का क्षेत्रफल का मतलब होता है जमीन कितनी है, कितनी जमीन है भारत के पास। तो बात किया जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.5 है। बेटा इस लाइन को हम बहुत फोकस कर रहा हूं, ये वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। बात किया जाए जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। क्या इस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए तो हम समझा रहे हैं। देखो, हमने कहा ये पूरा विश्व है, ये मान लो ये पूरी इतनी जमीन है पूरी दुनिया के पास, और इस दुनिया में भारत की भी हिस्सेदारी है। भारत अपना 2.4% हिस्सा योगदान कर रहा, मतलब पूरे विश्व में भारत का योगदान कितने का है, 2.4% जमीन का है। पूरी दुनिया के पास जैसे 100% जमीन है, उस 100% जमीन में भारत का हिस्सा कितना है, 2.4%। यही बात कह रहा कि जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 2.4%। यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट करना बेटा अपनी कॉपी में, भारत की जनसंख्या
विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। ये भी नोट कर लेना, 17.5%। ये भी डाटा पूछा जाता है। विश्व में जैसे 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में भारत के कितने लोग हैं? 17.5% है। कितने हैं? 17.5% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्लियर हुआ? अगली प्रश्न पर चलते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का मतलब जमीन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहां पर नोट कर लेना, भारत का 7वां स्थान है। कौन सा बेटा? 7वां स्थान है। पहला रूस का है। किसका है? रूस का। जमीन के मामले में रूस के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन भारत कौने नंबर पर आई? 7वां। किस नंबर पर आएगा? 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान। अब ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है अभी हाल ही में सर्वे जो आया, बताया गया कि भारत ने जनसंख्या में किसको पीछे कर दिया? चाइना को। किताबों में अभी भी दूसरा लिखा होगा, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? पहला हो गया। तो जनसंख्या के मामले में अब ये एक समस्या ही है बेटा, जनसंख्या भी एक क्या है बेटा? समस्या है। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या हो गया? प्रथम स्थान हो गया। हमने चाइना को क्या किया है बेटा? पीछे कर दिया। अभी तक चाइना हमसे आगे हुआ करता था, लेकिन हमने जनसंख्या में पीछे कर दिया। अब जमीन हमारे पास 7वें नंबर पर है और जनसंख्या पहले नंबर पर है। अब जनसंख्या वृद्धि भी एक क्या है? समस्या ही तो है बेटा। जनसंख्या वृद्धि क्या है? समस्या है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही तो सबको रोजगार देना, सबको शिक्षा देना, सबको दवा देना बड़ा कठिन हो जाता सरकार के लिए भाई, बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, है ना। तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही कठिन हो जाता। आगे की जो चर्चाएं, बर्गर, पिज्जा, ये सब बातें तो बात की ही ना। तो सरकार के भी सामने एक चुनौती होती है। अब सोचो, आप खुद सोचो, कल्पना करो, जिसके घर में 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, मम्मी पापा और उसका एक बच्चा, और जिसके घर में 14 लोग हैं, मम्मी पापा और 12 लड़के हो, तो अब 14 घर वाले कहें कि यार रसगुल्ला खाने का मन है तो पापा लेके आएंगे। अब 14 ठाई रसगुल्ला लाओ परी, लेकिन एक बच्चा है जिसके घर में, तो वो तो भाई आराम से 2 रसगुल्ले 3 रसगुल्ले ले आएंगे, सब लोग परिवार भर खा लेंगे। तो आसान क्या होता है? जब कम परिवार होता है। इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि जनसंख्या को बढ़ाओ ना। एक समय था जब लोग 14-14 लड़के पैदा कर रहे थे, जब भारत में आपने देखा था कि भूख के लिए लोग परेशान थे, आटा नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था। ये तो कहा MS स्वामीनाथन का भला हो, जिन्होंने हरित क्रांति शुरू की थी, तो सबको कम से कम खाने की चीजें मिल गई, है ना। तो एक समस्या है ना। जनसंख्या वृद्धि भी एक क्या है? समस्या। इस पर भी निर्णय बहुत जल्दी होगा, कोई ना कोई कानून आएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या हो गया बेटा? विश्व में प्रथम स्थान हो गया और क्षेत्रफल में क्या है? 7वां है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान हो गया। तो ये इतनी बातें याद रखना। आकार कैसा है? तो चतुर्थ कोणीय आकार है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। और अगले पेज पर जब चर्चा करते हैं तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भैया। और क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन सबसे पहले ये आएगा कि भारत में कितने राज्य हैं। तो नोट कर लेना यहां से कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। कितने? 8 केंद्र शासित राज्य है। हमने कहा भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। अब 8 केंद्र शासित राज्य कौन है? क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं, कुछ पहले क्या मामला था? देखो बेटा, सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो क्या स्थिति थी मानचित्र की? तो पहले हम लोग पढ़ते थे यहां से, देखो ऐसे, पहले हम लोग पढ़ते थे 97, हाँ अरे एक मिनट, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा? पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता था, देखा जाए तो 29+7 पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 29+7, मतलब भारत में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य है। फिर कुछ दिन बाद हम लोगों ने पढ़ा 28+7,
9 पढ़ा। फिर हम लोग अब वर्तमान में पढ़ते हैं 28 प्लस 8। क्या पढ़ते हैं? 28 प्लस 8। ये तीन कंडीशनें बदलती गई जब से हमने पढ़ाना शुरू किया। ये स्थितियां हैं। पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। और केंद्र शासित राज्य कितने थे? 7 थे। क्या थे? 7 थे। फिर 29 में से एक को हटाया गया। मतलब पहले जम्मू कश्मीर जो होता था, राज्य था, उसको राज्य की श्रेणी से हटाया गया। जब राज्य की श्रेणी से हटा लिए तो 29 से कितने बचे? राज्य 28 बचे। और जम्मू कश्मीर के दो भाग किए गए, एक लद्दाख किया गया और एक किया गया कौन सा बेटा? जम्मू कश्मीर किया गया। दो केंद्र शासित राज्य हुए। तो 7 से 2 बढ़ गए तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो हम लोग 28 प्लस 9 पढ़ रहे थे। फिर बदला। क्या हुआ? राज्य तो 28 ही रहे। राज्य कितने रहे? 28 ही रहे बेटा। राज्य तो 28 ही रहे, लेकिन क्या हुआ? केंद्र शासित राज्य एक कम हो गया। कम क्या हुआ? असल बात आप यहां देखोगे तो दमन द्वीप है और यहां पर दादर एवं नागर हवेली है। दोनों के बीच की दूरी मात्र 34 किलोमीटर थी। कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। तो अमित शाह ने कहा इन दोनों को क्या करो? आपस में जोड़ दो। तो क्या किया गया? हाल ही में दो केंद्र शासित राज्यों को जोड़ दिया गया। वो कौन थे? दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, जिनको हाल ही में जोड़ दिया गया और एक नया केंद्र शासित राज्य बन गया। तो अब केंद्र शासित राज्य 9 से क्या हो गए? एक कम हो गए, 8 हो गए। तो वर्तमान में कोई आपसे पूछ ले बेटा, वर्तमान में कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है और 8 क्या है? आपके केंद्र शासित राज्य है। तो हमने यहां पर चार्ट बना दिया है केंद्र शासित राज्यों का। ये आप इधर देख सकते हो, केंद्र शासित राज्यों का चार्ट बना दिया, पूरा का पूरा चार्ट हूबहू बना दिया। यहां से मैप में भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं, लोकेशन क्या है, सारी बातों की चर्चा करते हैं। इधर आप देख रहे हो बेटा, इधर पानी भरा हुआ है। इधर क्या है? पानी भरा हुआ है। और इस पानी का नाम होता है, याद रखना, बंगाल की खाड़ी। कौन है? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो पानी भरा हुआ है, ये वाला जो पानी है बेटा, ये वाला जो पानी है, इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। और ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अब अरब सागर बंगाल की खाड़ी में देखोगे तो भैया सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। सबसे पहला कौन हो गया? अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार के बाद आओगे तो इधर आप देख रहे हो, इधर कौन है बेटा? इधर आप देख रहे हो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। तो भाई अरब सागर में स्थित कौन है? लक्षद्वीप है। और इधर बंगाल की खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार है। दो हो गए, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद बात करते हैं तो यहां तो हाल ही में केंद्र शासित राज्य एक साथ जोड़े गए और इन केंद्र शासित राज्यों का नाम क्या है बेटा? तो इन केंद्र शासित राज्यों का नाम है दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप। क्या नाम है? दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप। इनको क्या किया गया? हाल ही में जोड़ दिया गया। अब ये एक केंद्र शासित राज्य हो गए, 3 हो गए। 3 के बाद आओगे बेटा तो यहां पर क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। भारत की राजधानी भी क्या है बेटा? दिल्ली। अब ये दिल्ली आपको मिल गया। ठीक, 1 2 3 4, ये दिल्ली क्या हो गया? चौथा हो गया। दिल्ली के ऊपर आओगे बच्चा तो ये चंडीगढ़ है। ये कौन है? चंडीगढ़। भैया चंडीगढ़ जिसने नहीं घूमा तो घूम लो। कहते इतना स्वच्छ, साफ, इतना अच्छा शहर कोई है तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके पास एक से अधिक राजधानियां हैं? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 3 राजधानियां लेकर बैठा है कौन? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जाओगे तो बेटा जाम वाम आपको नहीं मिलता है, एकदम साफ शहर रहता है ना। पार्किंग इतनी अच्छी रहती है, जैसे लगता है प्री प्लानिंग करके शहर बसाया गया है। हा? बहुत साफ और स्वच्छ शहर है बेटा, जाम तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये चंडीगढ़ हो गया। तो चंडीगढ़ के पास 3 राजधानियां हो गई। तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया।
अब चंडीगढ़ के पास जाओगे, यहां पर क्या है बेटा, जम्मू कश्मीर है, और सबसे ऊपर क्या है बेटा, यहां पर लद्दाख है। कौन है, लद्दाख है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाते हैं। अब बचता है अकेले कौन सा, हाँ पाउंडचेरी। कौन है बेटा, पाउंडचेरी के बारे में बात करते हैं। तो पुंडचेरी बोलते हैं इसको, ऐसे है ना, पढ़ते पाउंडचेरी है लेकिन पुंडचेरी बोलते हैं। पुंडचेरी की कहानी अलग है, थोड़ा अभी हम आगे समझाते हैं। तो 8 आपके केंद्र शासित राज्य हैं, यहां पर मैंने लिख दिए हैं। जैसे अंडमान निकोबार, क्या है पहला, अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है राजधानी। एग्जाम में राजधानियां भी पूछते हैं बेटा कि किसकी क्या राजधानी है। तो सबसे पहली बात क्या जाए, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, ओ सॉरी भाई, है ना, जुकाम हो गया। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है ना। दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप की कौन है बेटा, दमन है। कौन है, दमन है। दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप की क्या है बेटा, दमन है। ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में यही केंद्र शासित राज्य अभी जोड़ा गया है, तो इसका भैया याद रखना। दिल्ली की राजधानी बेटा दिल्ली है, मतलब नई दिल्ली है ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बेटा, यहाँ 2 राजधानियां हो जाती हैं। श्रीनगर जो है ठंडी वाली गर्मी वाली राजधानी है, और ठंडी वाली कौन हो जाती है, जम्मू। तो इनकी राजधानियां ठंडी गर्मी के अनुसार चलती है। तो जम्मू इनकी क्या है, शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्मकालीन बेटा श्रीनगर होती है। लद्दाख का भी मामला यही है, लद्दाख की गर्मी में राजधानी हो जाती है बेटा, गर्मी में लेह होती है, और ठंडियों में कारगिल होती। कौन होती, कारगिल होती। याद रखना, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, लेह है, और बेटा शीतकालीन राजधानी कौन है, कारगिल है। लक्षद्वीप की कौन है, कावारती है, एग्जाम में पूछा जाता। और पांडुचेरी की पांडुचेरी है। कौन है बेटा, पांडुचेरी की पांडुचेरी है। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, केंद्र शासित राज्य है। और कितने केंद्र शासित राज्य है, आपने देख लिया कि 8 के 8 केंद्र शासित राज्य है। अभी क्वेश्चन कुछ तरह से और बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कौन से 2 नए केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं, तो उनमें लद्दाख और आप जम्मू का नाम देते हो। हाल ही में कौन से 2 केंद्र शासित राज्य एक साथ जोड़ दिए गए, तो दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप का नाम देते हो। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है बेटा, पोर्ट विलियर है। क्या है, पोर्ट विलियर है। कावारती किसकी है, लक्षद्वीप की। किसकी है बेटा, लक्षद्वीप की। अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यहां से सबसे पहली बात हम समझाना चाह रहे हैं बेटा, ये तो बाद में देखते हैं, पहले हमको समझना लक्षद्वीप के बारे, उसको पांडुचेरी के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2 तरह से, यहां पर हम बना रहे हैं पूरा। पांडुचेरी को समझना, पहला क्वेश्चन आता है पांडुचेरी को लेके कि पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है। जब क्वेश्चन आ जाए पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, जब पांडुचेरी का विस्तार आ जाए कितने राज्यों में है, तो बेटा यहां से नोट करना, कितने राज्यों में है, तो 3 राज्य। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। नोट कर लेना बेटा, 3 राज्यों में विस्तार है। एक क्वेश्चन और आता है पांडुचेरी को लेके, एक क्वेश्चन ये आता है कि पांडुचेरी का विस्तार कितने जिलों में है। तो बेटा बात क्या जाए, कितने जिलों में है, तो 4 जिले। कितने जिले हैं, 4 जिलों से मिलकर बना है। 4 जिलों से मिलकर बना। आप कहोगे सर हमको बताओ कहां है मामला इसका, बताते बच्चा, देखो। हाँ, सबसे पहली बात क्या जाए, ये मैप है। ये क्या है बेटा, ये मान लो भारत का मैप है। मैप में आप देखोगे तो मैप में आप इधर देखो, सबसे पहले 1 2 3, इधर आपको लग रहा होगा ये कौन है, तो ये बेटा केरल है। ये कौन है, केरल है ना, केरल। इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश। 3। क्वेश्चन क्लियर हुआ। पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पांडुचेरी जो है बेटा 3 राज्यों में फैला है। केरल में भी हल्का सा भाग ले लिया है, तमिलनाडु में भी ले लिया है, और आंध्र प्रदेश में भी ले लिया है। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि पांडुचेरी में कितने जिले हैं, तो बेटा जिलों में आप बताना। सबसे पहले यहां पर एक जिला है माहे, केरल की तरफ क्या है, माहे है। तमिलनाडु की तरफ 2 है, एक तो पांडुचेरी खुद है, दूसरा कराईकल। कौन है बेटा, कराईकल। 2 जिले हो गए, माहे, पांडुचेरी, कराईकल, और इधर यनम। कौन है बेटा, यनम। कौन है, यनम है। तो ये हो गए 4। कौन कौन, माहे, कराईकल, पांडुचेरी, यनम।
ये कितने जिले हो गए? 4। तो पांडुचेरी में जिले कितने कहा जाए? तो पांडुचेरी में जिले हैं 4 और राज्यों में कितने हैं? तो 3। तो पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? यनम है ना। और बात किया जाए पांडुचेरी का विस्तार सबसे अधिक कहां? तो तमिलनाडु में। पांडुचेरी खुद कहां पर है? तमिलनाडु में है ना। और वहीं पर कराईकल जिला है और यहाँ कौन है? माहे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, बहुत अच्छे से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये था कि बताइए माहे किसका भाग है। क्वेश्चन यही था कि माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है, ये क्वेश्चन था। तो माहे अब ऑप्शन में था केरल का है, ऑप्शन में था तमिलनाडु का है, ऑप्शन में था पांडुचेरी का है, ऑप्शन में था कि उत्तर प्रदेश का है। तो आपको बताना, बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया कि माहे किसका भाग है? केरल। हो क्या? गलत हो जाएगा भाई, केरल का नहीं। केरल की तरफ जरूर है लेकिन केरल का नहीं है, माहे पांडुचेरी का है। किसका जिला है? पांडुचेरी का जिला है। तो पांडुचेरी में 4 जिले हैं, माहे, कराईकल, पांडुचेरी, यनम। बोलो क्लियर हुआ? यहां राज्य कितने हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों में विस्तार है पांडुचेरी का और 4 जिलों से मिलकर बना है। कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये पांडुचेरी की कहानी कुछ अलग है, एग्जाम में भी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी गई और भैया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों की कहानी समझ में आ गई। अब यहां से बात करते हैं, तो बात भैया वही आगे बढ़ाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो अभी आपको हमने बताया कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है और 8 क्या है? केंद्र शासित है। इन 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भैया हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब जमीन के मामले में। तो जमीन सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य के पास है? हाँ, गहलोत साहब के पास है। और ये कहां के हैं? राजस्थान। कहां के हैं? राजस्थान। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटू सा कौन है? सबसे छोटा राज्य कौन है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। आपको भी पता होगा, जब लोग मानचित्र में आप देखते हो कहां पर ये है, तो आप ऐसे मानचित्र बना लेते हो। एक रफली मानचित्र बनाने की आदत डाल लो, है ना। बहुत नहीं बन पाता, कोई दिक्कत नहीं। तो गोवा आपको यहां पर मिल जाता है और राजस्थान आपको यहां पर मिल जाता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है बेटा? गोवा है। दोनों याद रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है बेटा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन है? गोवा। फिर आता कि जनसंख्या की दृष्टि से बताओ भाई। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बेटा ये यूपी है। ये कौन है? यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, है ना। बहुत अच्छा शहर है। बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के, देखो भैया हम जनसंख्या के मामले में पीछे हैं। विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया और देश में भी पहला स्थान हमारे ही राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है बेटा? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम है। कौन है बेटा? सिक्किम है। सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। इन 4 प्रश्नों में से एग्जाम में आपको हमेशा एक प्रश्न मिलेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। और आपको बड़ा तो नहीं मिलेगा, छोटा ही मिलता है। अभी पिट का एग्जाम हुआ था, वहां भी आया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होगा? गोवा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान होगा। क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहां पर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन होगा? सिक्किम यहां पर होगा, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। इसमें कंफ्यूजन ना लाना सिक्किम और गोवा में, ठीक है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं बेटा, हाँ, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। अब जैसे अभी चर्चाएं हो रही थी कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? 8 क्या है? केंद्र शासित राज्य। तो इसमें तो 4 भाई पता चल गए। इसमें हमने कहा सबसे बड़ा कौन है? तो आपने कहा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है? तो आपने कहा गोवा है ना। जनसंख्या की बात की तो आपने कहा सबसे बड़ा यूपी है ना। यूपी के अलावा कौन है? सिक्किम है ना। या राज्यों में अब इधर आते तो केंद्र शासित राज्यों में आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा।
तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो याद रखना बेटा, लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? लद्दाख है। पहले हम लोग अंडमान निकोबार बोलते थे, अब कौन हो गया? लद्दाख हो गया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन होगा? लद्दाख होगा बेटा। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन होगा? लक्षद्वीप होगा। केंद्र शासित की बात कर रहा हूं, है ना। ये दो प्रश्न और आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो जिला आपका गुजरात का कच्छ है। आप कहोगे सर गुजरात का कच्छ कहां पर है? तो गुजरात का कच्छ आप देखोगे, आप चले जाओ गुजरात, और गुजरात में जो दलदली क्षेत्र है, दलदली जो क्षेत्र है बेटा, वहीं पर क्या है? गुजरात का कच्छ है, और ये सबसे बड़ा जिला माना गया। तो भारत का, यहां पर नोट कर लेना, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात का कच्छ है। अब बात किया जाए गुजरात के कच्छ से, क्वेश्चन आया यूपी टेट में ही आया था। क्वेश्चन था, बताइए जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कौन? गुजरात का कच्छ। तो गुजरात का जो कच्छ का एरिया है बेटा, यहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। और ये जो जंगली गधे होते हैं, समझा, ये जो जंगली गधे होते हैं, इनके बारे में बात किया जाए तो यहीं पर गुजरात का जो कच्छ है, इसी के बगल में है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। और जूनागढ़ में क्या है बेटा? गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों प्रश्न आते हैं कि बताइए गुजरात का जूनागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, और गिरिया बोल दे या जूनागढ़ बोल दे, दोनों कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा शेर या एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरात का कच्छ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा जिला भी कौन है? गुजरात का कच्छ है, और यहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। बात करते हैं सबसे छोटा जिला कौन है। तो सबसे छोटा जिला की जब चर्चा करते हैं बच्चा कि सबसे छोटा जिला कौन है, तो अभी तो हमने बताया था माहे। कौन है? माहे है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारत का सबसे छोटा जिला कौन है। यहां पर नोट कर लेना बेटा, भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। और माहे किसका भाग है? तो पांडुचेरी का भाग है। अब आपके पास दोनों प्रश्न क्लियर हो चुके हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गुजरात का कच्छ है। सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है। क्लियर हुआ? माहे किसका भाग है? पांडुचेरी का। आगे चलते हैं, इतनी बातें आप नोट कर लेना। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो कौन है? लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है बेटा? लक्षद्वीप है। चले आगे। हाँ, अब देखो, अब यहां से जब कहानी आगे बढ़ती है, तो यहां से कुछ फैक्ट और नजर आते हैं। हम आपको यहां पर कुछ दिखाना चाह रहे हैं। मानचित्र से जरूर पढ़ो। सबसे पहला, जैसे हमने कहा, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है में देखोगे तो आप ये सबसे पहला राज्य देखो, केंद्र शासित राज्य सबसे पहला हमने कहा राजस्थान है, और सबसे छोटा यहां पर बताए थे गोवा, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा था, दो हो गए। फिर हमने आपको बताया केंद्र शासित में देखोगे तो सबसे बड़ा, केंद्र शासित में देखोगे सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। कौन है बेटा? ये लद्दाख है ना, ये लद्दाख। इसको भर लेना बेटा, तुम भी मेरी तरह इसको मानचित्र एक ले लेना, भारत का 1 रुपए का आता है, उसमें जरूर भरो। ये लद्दाख है, और सबसे छोटा आप देख रहे हो ना, ये लक्षद्वीप है। ये केंद्र शासित है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये हो गया। जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। ये देखो ब्लैक पेन से भर रहा हूं, ये सिक्किम है, और ये आपका पूरा का पूरा क्या है? उत्तर प्रदेश है। अब इतनी बातें यदि आप समझ गए होंगे तो काम आपका आसान होगा, है ना। ये आप मानचित्र में देख लेना एक बार। अब हम बात करने आ रहे हैं यहां से, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य। अब समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य पढ़ने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं बेटा, समझना। जैसे हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा की कहानी हम बात करें तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या इतनी बातें क्लियर हैं?
क्या इतनी बातें क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप मेरी बात को समझना, ये भारत है, अब भारत के बीचों बीच से कौन गुजर रही है? कर्क रेखा जब गुजर रही है तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी तो ऊपर वाला पूरा उत्तर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया बेटा? उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। कह सकते कि नहीं कह सकते? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती? दो भागों में। या क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा भारत को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में भी विभाजित करती है। आप देख रहे हो कर्क रेखा के ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब हम यहां से बात करें, यहां से बात करते हैं, समझना, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है बच्चा, दक्षिणी गोलार्ध जो है ये वाला, अब दक्षिणी गोलार्ध की जब चर्चा करते हैं, ब्लैक पेन से बनाते हैं, ये इधर देखना, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आप देखो, और इधर से हमने कर्क रेखा को ऐसे गुजार दिया है ना। अब नीचे वाला जो देख रहे हो, ये नीचे वाला, अब यहां पर क्वेश्चन है जैसे समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य, अब समुद्र ऊपर तो है ही नहीं भाई, तो ऊपर समुद्र नहीं है तो कोनो मतलब नहीं है, नीचे ही देखना है। तो इधर जो समुद्र का पानी है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बंगाल की खाड़ी, इधर वाला कौन है? बंगाल की खाड़ी। इधर जो पानी भरा है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, इसको अरब सागर बोलते हैं, लक्षद्वीप तो इसी में स्थित है। ये कौन है? अरब सागर। लेकिन बच्चा नीचे एक पानी भरा हुआ है, ये कौन है? हिंद महासागर। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना, भारत के तीन तरफ पानी है, सबसे नीचे आप देखोगे कौन है? हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के ही भाग हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। मतलब पापा कौन है? हिंद महासागर है, और इनके दो लड़के हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो हमने कहा हिंद महासागर नीचे, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अब क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र को स्पर्श करते? जब भारत के कितने राज्य समुद्र को स्पर्श करते बच्चा, जैसे हम लाइन ऐसे खींच दे, जैसे समझना, ऐसे लाइन खींचते, ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, इधर वाला पश्चिम हो गया और इधर वाला पूरब हो गया। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि इधर जो मामला है, ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग पश्चिमी घाट नहीं बोल सकते या पश्चिमी तट नहीं बोल सकते। भाई इधर कौन सी दिशा? पश्चिमी है, तो पश्चिमी तट बोल सकते हैं। आप कहोगे सर फिर इधर वाले को तो हम पूर्वी तट बोल सकते। हमने कहा 100% बोल सकते हो, ये पूछो ना, पक्का बोल सकत है। ठीक, तो इधर वाला, जैसे हम बात करें, इधर वाला कौन हो गया? पश्चिमी तट हो गया, इधर वाला पूर्वी तट हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? पश्चिमी तट। क्या हो गया? पश्चिमी। इधर वाला कौन है? पूर्वी तट है, और इधर वाला कौन है? पश्चिमी तट है। अब यहां से समझना, जैसे हमने कहा यहां पर पानी भरा, ये अरब सागर है, इधर रफली चित्र बना रहा हूं, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो हम ये बात कह रहा हूं कि 5 राज्य आपके कहां से हैं? 5 राज्य आपके पश्चिमी घाट से हैं, और 4 राज्य आपके पूर्वी घाट से हैं जो समुद्र को स्पर्श करते। तो आप कहोगे सर आपका कहने का मतलब है 5 + 4 = 9। क्या 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते? हमने कहा 100% यही बात परम सत्य है। समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। पश्चिमी तट से कितने हैं? 5 हैं। पूर्वी तट से कितने हैं? 4 हैं। मतलब आप कहोगे सर इधर से 5 हैं और इधर से 4 हैं, हमको दिखाओ कहां कहां है। तो हमने कहा बेटा देख लो, सबसे पहला राज्य की बात किया जाए तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ये कौन है? गुजरात है। सबसे पहला कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद आप आगे आओगे तो ये वाला कौन है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आओगे तो आपको मिलेगा बेटा यहां पर गोवा। कौन है? गोवा भी है ना, 3 हो गए। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, है ना, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। कौन है? केरल। देखो 1 2 3, गोवा नहीं दिखाता, देख ले रहा, छोटा सा एकदम है। 3 4 5, तो 5 राज्य पश्चिमी तट से कौन कौन होंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये हो गए। तो ये राज्य कौन से हुए बच्चा? तो इधर याद रखना, इधर वाले राज्यों को देखो, इधर साफ कर दूं,
देखो सबसे पहला गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ। नोट कर लिए। अब इधर आते हैं, चार कौन कौन से हैं। चार में सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यही चार हैं। 1 2 3 4 कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये चार हो गए। तो समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कभी पूछी जाए तो समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हो गए? 9 हो गए। 5 आपके पश्चिमी तट से हैं, 4 आपके पूर्वी तट से हैं। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके हो जाते हैं बेटा, याद रखना। यहां से हम कुछ बातें और बताना चाहते हैं, समझना। एक फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे यहां पर तो ये वाला क्लियर हो गया, समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब क्वेश्चन ये है, 5 राज्य पश्चिमी तट से और 4 राज्य आपके पूर्वी तट से स्पर्श करते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। यहां पर एक बिंदु है, बच्चा मेरी बात को बड़ी गंभीरता से और नोट बना के लिखना। यहां पर एक बिंदु है, एकदम नीचे एक बिंदु है, और इस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। अब एग्जाम में पहली चीज तो ये समझना, कन्याकुमारी केरल में है कि तमिलनाडु में है, आपका कंफ्यूजन सबसे पहला। तो बेटा याद रखना, जो ये कन्याकुमारी पॉइंट है, ये कन्याकुमारी पॉइंट आपका जो है, ये आपका कहां पर है? तो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी एक ऐसा बिंदु है जो नीचे भी पानी को स्पर्श करता, अर्थात हिंद महासागर को। इधर आओगे तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर आओगे तो क्या है बेटा? अरब सागर है। तो कहा जाता वह कौन सा बिंदु है, कहा जाएगा वह कौन सा बिंदु है जो तीनों को स्पर्श कर रहा, मतलब हिंद महासागर को भी, बंगाल की खाड़ी को भी, अरब सागर को भी। तो बिंदु है कन्याकुमारी। नोट कर लेना, कन्याकुमारी एक ऐसा बिंदु है जो तीनों को स्पर्श कर रहा है। किसको कर रहा है? तो बंगाल की खाड़ी को भी कर रहा है, अरब सागर को भी कर रहा है, और इधर हिंद महासागर को भी कर रहा। तो इतने फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में। आगे चलते हैं, धीरे धीरे सब एक एक चीज को आपको दिखाते हुए, बताते हुए निकल चलेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव। अब गांवों की बात किया जाए बेटा तो एक चीज याद रखना, गांव से ही उदय हुआ है किसका? शहरों का उदय हुआ है। तो गांव को आप हीन भावना की नजरों से बिल्कुल ना देखो, है ना। बहुत सारे बच्चे गांव को हीन भावना की नजर से देखते हैं। किसी भी चीज का उदय हमेशा गांव से होता है। तुम्हारा जो ये पश्चिमी सभ्यता है ना, जो कपड़े ना पहनने की, या पहनते हो तो फटे कपड़े पहनने की जो संस्कार सभ्यता है, अब की बार आईपीएल का जब फाइनल हुआ और रविंद्र जडेजा की वाइफ साड़ी पहनकर सर पर पल्लू था और पैर छुए, तो पूरे भारत ने उसको सराहा, पूरे भारत ने उसको सराहा। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा क्या है बेटा? अपनी सभ्यता और संस्कारों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसीलिए हमें सभ्यता का पालना कहा गया। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हम पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कार सिखाते। लेकिन हमारे लोगों के अंदर इतना ज्यादा फैशन आ गया, बड़े बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहां हमारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। वहां पर कपड़ा न पहनना फैशन हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सभ्यता का पालना है तो सभ्यता पूरी दुनिया को हम लोग सिखा देंगे, है ना। तो बात किया जाए भारत में सबसे अधिक गांव कहां पर है, तो गांव बेटा उत्तर प्रदेश में है ना। गांव हमारे पास सबसे ज्यादा है। बात किया जाए शहरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो तमिलनाडु में शहर बहुत ज्यादा है, गांव नहीं है बेटा यहाँ, है ना। तो दोनों ये फैक्ट याद रखना, भारत में सबसे अधिक गांव कहां है? उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा शहर कहां है? तमिलनाडु में है। ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन है? मेघालय है। और मेघालय में कौन सा राज्य है? मासिन नाम। कौन सा है? मासिन नाम। मेघालय देखना है बेटा तो सबसे पहले देखो ये वाला मेघालय, ये मेघालय, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है, इसी से लड़के क्या करती है? यहाँ पर वर्षा करती है। देखो मतलब एक बात बताई गई है कि जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सूखा, मतलब मरुस्थलों का निर्माण होता है। अपने यहाँ 100 से लेके 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और यहाँ पर 1100 से लेके 1500, अब सोच लो कितनी वर्षा होती, 1500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मेघालय के मासिन नाम में बहुत वर्षा होती है। और आपको पता है मेघालय में पाई जाती 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए गारो, खासी, जैंतिया कहां पर है? मेघालय।
ये पहाड़ियां भी हैं और ये जनजातियां भी हैं। कभी क्वेश्चन आता है कि गारो जनजाति किस पहाड़ी पर, गारो खासी खासी पहाड़ी पर, और जयंतिया जयंतिया पहाड़ी पर। याद रखना बेटा यहां से तुम्हारे लिए है कि जो खासी पहाड़ी, गारो के बाद जो खासी है, उसी खासी पहाड़ी पर मासिन नाम शहर है। कौन है? मासिन नाम शहर है। और इस मासिन नाम शहर में विश्व की, भारत की तो है ही है, पूरी दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती कहां पर? मासिन नाम में होती है। पहले जब पापा वापा पढ़ाता है तो ये लोग चेरापूंजी पढ़िन है, हम लोग पढ़ रहे हैं मासिन नाम, और हमारे बच्चे जब आएंगे नई पीढ़ी वाले तो उनके समय में भी ये बदल जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए क्या आपके दिमाग में, सर पहले तो चेरा पूंजी होती थी अब मासिन नाम हो गया क्या? हाँ बेटा अब बदल चुका है, ठीक है ना, पापा हो और चेरा पूंजी ही पढ़े थे। तो क्वेश्चन आ जाए चेरा पूंजी और मासिन नाम अगल बगल ही है, दोनों शहर किस पहाड़ी पर हैं? तो खासी पहाड़ी पर है। किस पर है? मेघालय की खासी पहाड़ी पर है। बोलो क्लियर हुआ? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा अर्थात भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मेघालय के मासिन नाम में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा। ये क्वेश्चन इतना बच्चे गलत करते हैं, इतना गलत करते कि पूछो ना। राजस्थान हो गई है, थार का मरुस्थल हो गया, गलत हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा जब कहे तो यहां पर नोट करना लेह, कौन सा क्षेत्र है? लेह का क्षेत्र है सबसे कम वर्षा के लिए। और लेह कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है बेटा? लद्दाख में है। तो सबसे कम वर्षा वाला भारत का क्षेत्र कौन है? लेह लद्दाख है। और सबसे अधिक वर्षा वाला कौन है? मेघालय का मासिन नाम है। बोलो भाई कंप्लीट हुआ क्या? इतनी बातें कंप्लीट कर पाए? तो लेह आपका देख रहे हो ये यहां पर है और मासिन नाम आपका यहां पर है। मानचित्र में दोनों को देख सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। और अब ये कुछ प्रश्नों को लिया हूं क्योंकि ये चैप्टर लगभग लगभग हो चुका है। आगे जो छोटे होंगे उनको प्रश्न करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब आगे हिमालय पर्वत पर्वत पहाड़ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हिमालय से कल की क्लास जो होगी वो हिमालय से प्रारंभ होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है भारत उदाहरण है। देखो बेटा कितना बढ़िया और सादगी पूर्वक प्रश्न है। कह रहा भारत उदाहरण है किसका है? अब बताओ भाई, भारत उदाहरण है किसका है? द्वीप का है, प्रायद्वीप का है, खाड़ी का है, चैनल का है। बेटा हमने तीनों के बारे में बताया है। जैसे द्वीप क्या होता है? जिसके भैया क्या हो, चारों तरफ जल हो, धरातल का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, क्या होता है? द्वीप होता है। जैसे श्रीलंका एक क्या है? द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। मालदीव एक द्वीपीय देश है। लेकिन यहां पर जब हम भारत की बात करते हैं बेटा, तो भारत के तो तीन तरफ पानी था, ये है ना, इधर तीन तरफ पानी था। और जिसके तीन तरफ पानी होता उसको हम क्या बोलते? प्रायद्वीप। क्या बोलते? प्रायद्वीप। जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते। आप कहोगे सर खाड़ी भी बता दो क्या होती है? तो हमने कहा बेटा खाड़ी के बारे में याद रखना, जिसके तीन तरफ क्या हो? तीन तरफ स्थल हो। तीन तरफ क्या हो? स्थल हो, है ना, स्थल हो। तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ क्या हो? जल हो। एक तरफ क्या भरा हुआ हो? पानी हो। उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते। क्या बोलते? खाड़ी। तो कहोगे सर क्या प्रायद्वीप और खाड़ी अपोजिट अपोजिट है? क्या? हमने कहा और का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनके तीन तरफ पानी हो तो प्रायद्वीप ही, और इनके तीन तरफ स्थल, एक तरफ पानी तो ये क्या है? खाड़ी है। चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? बीच में पानी हो और दो तरफ क्या हो? स्थल हो। दोनों तरफ क्या हो? स्थल हो, वो चैनल होता। तो कह रहा भारत किसका उदाहरण है? अब बताओ भारत किसका उदाहरण है? द्वीप है, प्रायद्वीप है, खाड़ी है, चैनल है। तो भैया 100% सही होगा, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। नोट कर लेना। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? अब बेटा हमने चार बिंदुओं के बारे में आपको बताया था, भारत के चार बिंदुओं के बारे में बताया। ऐसे लाइन खींच लेना। यहां पर ये कौन है? लद्दाख का क्षेत्र है। ये आपका इधर हमने कहा अंडमान निकोबार है। इधर आपका कौन है? गुजरात है बेटा। गुजरात के अलावा इधर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अब इन्हीं जगह चारों बिंदु होते हैं। जैसे बात किया जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल। यही पूछ रहा था, इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा कॉल के बारे में बात किया जाए, सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? लद्दाख में है। और इसको हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और उसी में जीता था, सियाचिन ग्लेशियर को और इंदिरा कॉल को जीता था।
याद रखना। तो ये हो गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट आपका कहां पर है? अंडमान निकोबार में। याद रखना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, और ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात की तरफ है, जिसको सरक्रीक बोलते हैं या गौर माता बोलते हैं, ये कहां पर है? गुजरात में। और किबिथु आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु है, पश्चिमी सरक्रीक है, ऊपर वाला इंदिरा कॉल है, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है। याद रखना। आगे चलते हैं। हाँ, पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? अच्छा, पांडुचेरी का विस्तार, बेटा जब जब पांडुचेरी की चर्चा होगी तब आप हमारी इन दो बातों को याद रखना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, जब राज्यों की बात करें तो आप लगा देना कि राज्य कितने होंगे? 3। यदि जिलों की बात करें, नोट करके लिखना, लेखपाल में यही क्वेश्चन आया था, जिलों की बात किया जाए तो जिले कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ये दोनों फैक्ट याद रखना। पांडुचेरी में 3 राज्य हैं और 4 जिले हैं। अब कैसे क्या मामला है पूरा देखो। सबसे पहली बात किया जाए तो यहां से याद रखना, इधर इधर इधर, ठीक। तो इधर वाला कौन हो गया? केरल। इधर कौन हो गया? केरल हो गया। केरल के अलावा इधर कौन हो गया? तमिलनाडु। इधर हो गया आंध्र प्रदेश। तो पहला तो प्रश्न क्लियर हो चुका है कि पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 राज्य। तो यही पूछ रहा कितने राज्यों में है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाता बी, है ना, बी फॉर बॉल, और बॉल में कितने हैं? 3 है ना, तो तीसरा सही होगा। 3 राज्यों में विस्तार है। लेकिन जिलों की बात करते हैं तो याद रखना केरल की तरफ से एक जिला है जिसको बोलते हैं माहे। अब अभी हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है, तो माहे हो गया। इधर आओगे तमिलनाडु में तो पांडुचेरी खुद कहां पर है? तमिलनाडु है, और यहीं पर एक जिला है कराईकल। क्या है बेटा? कराईकल है। कराईकल के अलावा इधर आओगे आंध्र प्रदेश में तो यहां पर कौन है? यहां पर है यनम। कौन है? यनम है। कौन है? यनम। तो कितने जिले हो गए? 4। कौन कौन? माहे, पांडुचेरी, कराईकल, यनम। बोलो क्लियर हुआ? तो 4 जिले होंगे, 3 राज्य होंगे, नोट कर लेना। चलो हाँ, आगे बात करते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? माले है, ढाका है, काठमांडू है, इस्लामाबाद है। बेटा आपको पता है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सार्क, या इसी को क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते, सार्क या दक्षेस। अब यहां से आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को स्थापना की गई। अब इसमें कितने देश थे? 8 देश थे। सबसे बड़ा देश कौन था? बात किया जाए सबसे बड़ा देश कौन था? तो भारत। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन था बेटा? भारत। सबसे छोटा कौन था? तो मालदीव। कौन था? मालदीव था। सबसे छोटा कौन था? मालदीव। लेकिन यहीं से बेटा याद रखना कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर आपका कहां है? काठमांडू। कहां है? काठमांडू। और ये काठमांडू कहां पर है? तो ये नेपाल की क्या है? राजधानी है। तो सार्क का मुख्यालय कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985। सार्क में सदस्य देश कितने हैं? 8 है। सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, और फिर सबसे छोटा मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। नेपाल की काठमांडू है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो ये बात क्लियर हो गई, हमने पढ़ा दिया था, तो ये क्वेश्चन आपका भी क्लियर। आगे कह रहा भारत का मानक समय कहां से लिया गया? अब आपको पता होगा भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है कहां से लिया गया। तो बेटा याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, जैसे हमने कहा अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो रेखा है ये वाली है ना, ये वाली कितना है? 0 अंश देशांतर। और यहां पर आओगे तो ये क्या है? भारत है। तो भारत की मानक समय रेखा ऐसे गई है, इलाहाबाद से लिया गया। कहां से लिया गया? इलाहाबाद। और कहां चला गया भैया? हाँ, कहां से लिया गया? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। भारत का मानक समय कहां से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी, मतलब उत्तर प्रदेश ही सही होगा। अब मानक समय रेखा जो भारत की है बेटा, भारत वाले का मान है 82.5 अंश।
पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर है। मानक समय रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है भारत की। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती। कितने? 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा का मान कहां से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। कहां से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। मिर्जापुर भी किताबों में आ रहा, तो कंफ्यूज ना होना, कोई दिक्कत नहीं। कह भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है बेटा? आपको हमने बताया था दो चीजें, भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा के बारे में और सबसे छोटी के बारे में। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे बड़ी कौन थी हमने आपको बताए थे बेटा? बांग्लादेश। कौन थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब चर्चा करते हैं तो इसके साथ जो सीमा रेखा थी अपनी वो कितनी थी? तो यहां से नोट करना, 4096 किलोमीटर, है ना? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना, है ना? याद रखना। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे छोटी सीमा रेखा है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। और इसके बारे में बात किया जाए, इसके साथ है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। याद रहेगा ना? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? अब यहां से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। अब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि सर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। अब इन 8 केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका कौन है? लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है बेटा? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो भैया बी फॉर बॉल, बॉल वाले क्या है? लद्दाख। मतलब लद्दाख सही हो रहा है ना? तो लद्दाख सही होगा सबसे बड़ा, है ना? याद रखना यहां से बेटा, यहां से बात किया जाए सबसे बड़ा राज्य केवल कह देता तो राजस्थान होता, और सबसे छोटा कहता तो गोवा। कौन होता? गोवा होता। ये भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं। कह रहा समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बिटिया, समझना। इधर देखो, सबसे पहली बात क्या जाए, ये आपका कौन सा है? 5 राज्य इधर से होंगे पश्चिमी तट से, है ना? और बच्चा इधर से समझो 4 राज्य क्या होंगे? पूर्वी तट से। तो आप कहोगे 5 4 कितने हो गए? 9 राज्य आपने बताए थे सर। हमने कहा हाँ बिल्कुल। सबसे पहला कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है बच्चा? गोवा। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटक, है ना? कर्नाटक। फिर कौन है? केरल। कौन है? केरल। केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। कौन है? बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य है जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। सी सही हो जाएगा, है ना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य किसको स्पर्श करते हैं बच्चा? समुद्र को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? याद रखना कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा का मान 23.5 यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना? कलम जरूर चलाओ बेटा, कलम जरूर चलाओ। 23.5 क्या है? 23.5 उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा दुनिया के कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से गुजरती है, ठीक है ना? कर्क रेखा क्या करती है? भारत के 2 टुकड़े करती है। भारत के 2 टुकड़ों में विभाजित करती है, उत्तर व दक्षिण टुकड़ा, है ना? यहीं से बात किया जाए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। किससे? 8 राज्यों से गुजरती। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो नोट करना, मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कहां पर है? तो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान पे है। नोट कर लेना। आगे आगे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसमें आप कमेंट करके जरूर बताना ये उत्तर। कल की क्लास यहीं से हम आगे प्रारंभ करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। और एक फार्मूला हमने बताया था, टी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वर्षा भी बढ़ेगी, वर्षा भी बढ़ेगी, और वर्षा बढ़ेगी तो जैव विविधता भी बढ़ेगी, है ना? ये फार्मूला याद रखना। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, वर्षा बढ़ेगी तो जैव विविधता बढ़ेगी। यदि इससे कर पाना तो कर पाना, नहीं कर पाना तो अगली क्लास यहीं से शुरू करूंगा। तो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसको मैंने कंप्लीट किया पहला चैप्टर। कल आगे वाले चैप्टर के ऊपर स्थान करेंगे। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।